नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर अनूप कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर फैकल्टी ऑफ लॉ, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। महामना मालवीय मिशन काशी हिंदू विश्वविद्यालय इकाई द्वारा आयोजित इस राष्ट्रीय वेबिनार में आप सभी प्रतिभागियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज इस राष्ट्रीय वेबिनार का तीसरा दिन है और आज के इस छठे सत्र का विषय है महामना की दृष्टि में स्वच्छता एवं पर्यावरण संरक्षण। इस सत्र में हमारे साथ वक्ता के रूप में प्रोफेसर पृथ्वी नाग सर, डॉक्टर उपेंद्र कुमार त्रिपाठी जी, प्रोफेसर कविता शाह मैडम, प्रोफेसर ज्योत्सना तिवारी जी रहेंगे। लेकिन वक्ताओं के वक्तव्य के पूर्व मैं महामना मालवीय मिशन काशी हिंदू विश्वविद्यालय इकाई के महामंत्री आदरणीय श्री विजयनाथ पांडे जी से यह निवेदन करूंगा कि वे हमारे वक्ताओं का परिचय और स्वागत वक्तव्य दें। आदरणीय पांडे जी। महामना मालवीय मिशन काशी हिंदू विश्वविद्यालय इकाई द्वारा त्रिदिवसीय आयोजित वेबिनार का विषय है वैश्विक संदर्भ में महामना की भारतीय जीवन दृष्टि। इस कार्यक्रम में सभी सहभागियों का मैं हृदय से स्वागत करता हूं। इस सत्र में जो सत्र का विषय है महामना की दृष्टि में स्वच्छता एवं पर्यावरण संरक्षण, इस विषय पर बोलने के लिए आज के मुख्य वक्ता काशी विद्यापीठ वाराणसी के पूर्व कुलपति प्रोफेसर पृथ्वी नाग जी, आपका मैं हृदय से स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। साथ ही साथ काशी हिंदू विश्वविद्यालय महामना मालवीय मिशन इकाई के अध्यक्ष प्रोफेसर उपेंद्र त्रिपाठी जी का स्वागत एवं अभिनंदन है। इस कार्यक्रम की संयोजिका प्रोफेसर कविता शाह जी, आपका मैं हृदय से स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आपके विशेष प्रयत्न से ही यह वेबिनार सफल होने जा रहा है। आपने अपना अमूल्य समय निकाल करके पिछले एक सप्ताह से पूरा समय आपने इस वेबिनार को सफल बनाने में काफ़ी परिश्रम किया है। इसके लिए मैं आपका हृदय से स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज के वक्ता के रूप में एनसीईआरटी की आचार्य प्रोफेसर ज्योत्सना तिवारी जी का भी मैं स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज के दूसरे सत्र में जिसका विषय है महामना की दृष्टि में विधिक प्रणाली न्याय की संकल्पना, इस सत्र के मुख्य अतिथि एवं वक्ता प्रोफेसर वीएन कृष्ण जी हैं। आपका मैं हृदय से स्वागत करता हूं। साथ ही साथ वक्ता के रूप में हमारे कोषाध्यक्ष प्रोफेसर शैलेंद्र गुप्त जी का भी मैं हृदय से स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। इस वेबिनार में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कुलाधिपति जस्टिस गिरधर मालवीय जी का मुझे मार्गदर्शन प्राप्त होने जा रहा है। मैं आपका हृदय से स्वागत करता हूं। साथ ही साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय बौद्धिक प्रमुख माननीय स्वांत रंजन शर्मा जी का समापन भाषण में मुझे मार्गदर्शन प्राप्त होगा। मैं माननीय स्वांत जी का हृदय से स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। इस वेबिनार को सफल बनाने में
मुख्य रूप से हमारे जो कार्यकारिणी के सदस्य प्रोफेसर कविता शाह जी, प्रोफेसर उपेंद्र त्रिपाठी जी, प्रोफेसर सुमन जैन जी, हमारे कोषाध्यक्ष शैलेंद्र गुप्ता जी, हमारे संगठन मंत्री डॉक्टर प्रभाकर उपाध्याय जी, सचिव अभय कुमार सिंह जी, हमारे उपाध्यक्ष डॉक्टर हीरालाल पांडे जी और इस कार्यक्रम में विशेष सहयोग करने वाले श्री पवन कुमार मिश्र जी एवं विशेष रूप से जो भी हमारे कार्यकर्ताओं ने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में सहयोग किया है, उन सभी कार्यकर्ताओं का, सहयोगियों का मैं हृदय से स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद पांडे जी। अब हम अपने तकनीकी सत्र की तरफ आगे बढ़ते हैं। इस तकनीकी सत्र में हमारे साथ हैं प्रोफेसर पृथ्वी नाग सर। आप पूर्व कुलपति महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ हैं। आपका संबंध काशी हिंदू विश्वविद्यालय के भूगोल विभाग से भी रहा है। आप राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ख्यातिलब्ध भूगोलवेत्ता हैं। आपका मार्गदर्शन हमें इस तकनीकी सत्र में प्राप्त होगा। आदरणीय नाग सर। अध्यक्ष महोदय एवं विद्युतगण, मेरे लिए बड़े हर्ष का विषय है कि आज मुझे कोविड-19 तथा महामना जी के विजन के बारे में कहने के लिए कुछ कहा गया है। आज का जो सेमिनार है वो महामना मालवीय मिशन बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की तरफ से ऑर्गेनाइज किया जा रहा है और मैं आज कोविड-19 के भौगोलिक स्वरूप और उसके किस तरह से हमारी समझ में कोविड-19 क्या चीज़ है इसके बारे में कुछ मैं चर्चा करना चाहूँगा। लेकिन इससे पहले मैं महामना जी के कंट्रीब्यूशन, उनके विचार के बारे में कुछ कहना चाहूँगा। उन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को इस्टेब्लिश किया और उसमें कई तरह के सब्जेक्ट्स, विज्ञान, धर्म, इन सबों को भी, टेक्नोलॉजी, इन सबों को भी उसमें सम्मिलित किया। उन सब सब्जेक्टों को यदि मिलाकर हम आज के परिस्थिति में देखें कि कोविड-19 को हम लोग किस तरह से इसको सलूशन में पहुंच सकते हैं, तो मुझे लगता है कि हम लोग कुछ दूसरी तरह से सोचने का कोशिश कर सकते हैं। मालवीय जी हर समय एनवायरनमेंट के बारे में, पर्यावरण के बारे में सजग थे और उन्होंने हर समय कोशिश किया कि पर्यावरण के लिए कुछ न कुछ करें। उनके अविरल गंगा रक्षा के बारे में भी उन्होंने बहुत कुछ किया और हर की पौड़ी से लेकर काशी तक उनके जो है काम इस बारे में रहे हैं। आज की जो चर्चा है वो मैं सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में कुछ कहना चाहूँगा। मालवीय जी भी सोशल डिस्टेंस या समाज के जितने बैरियर्स हैं उनके बारे में चर्चा करते आ रहे हैं और ये सोशल डिस्टेंस का एक जो प्रैक्टिकल स्वरूप अब हम लोगों को देखने को मिलेगा उसके बारे में मैं कुछ कहना चाहूँगा। जो कंसेप्ट है सोशल डिस्टेंस का, वो ज्योग्राफी में, ह्यूमन ज्योग्राफी में और सोशोलॉजी में कोई नई चीज़ नहीं है। ये दोनों चीज़ जो है वो उसका हम स्वरूप जो है वो भारतीय गांवों में, यदि शहरों में देखना चाहें तो यूरोपियन टाउन्स में जहाँ ज्यूज़ और क्रिश्चियन अलग अलग रहते हैं, या अमेरिकन सिटीज़ में गेटोज जो हैं वो अलग अलग उनके बस्तियाँ हैं, इससे कुछ समझने की हम लोग कोशिश कर सकते हैं। लेकिन पिछले कई सालों में ये जो कंसेप्ट था वो का दूसरा रूप ले लिया। इसके कारण विशेषकर ये थे कि एक तो पॉपुलेशन का प्रेशर, जनसंख्या का दबाव, अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन और अर्बन रिन्यूअल, ये सारी चीज़ें आई और इसमें जो है आने के कारण जो सोशल डिस्टेंस है उसका स्वरूप बहुत कुछ बदल गया। लेकिन ये इनकी स्टडी हम लोग सामाजिक या सोशल फिनोमेना के अंतर्गत करते हैं और छोटे एरिया में जहाँ की सोशो इकोनॉमिक वेरिएशंस बहुत ज़्यादा हैं, उस वेरिएशन को ध्यान में रखते हुए यदि सोशल एरिया की एनालिसिस करें तो हम लोगों को इसके कुछ जवाब मिलने की उम्मीद हो सकती है।
इस संदर्भ में मैं कहना चाहूँगा कि शिकागो स्कूल ने बहुत कुछ अर्बन सोशल एनालिसिस की काम किया है और उसमें ह्यूमन इकोलॉजी को भी उसमें इंक्लूड करने की कोशिश किया है। यदि हम सोशल ज्योग्राफी की तरफ देखें तो उनका भी इंटरेस्ट रीजनल और एरियल डिफ्रेंशिएशन में रहा है। जो समाज में जितनी विभिन्नताएँ हैं, एक्सप्लॉयटेशन है, इसके कारण जो सोशल डिस्टेंस उत्पन्न हो रहे हैं, ये सोशल ज्योग्राफी के सब्जेक्ट में ये एक महत्वपूर्ण स्थान लिया है। कई लोग इसके बारे में सोशियोलॉजी की तरफ से भी कंट्रीब्यूट करते रहे हैं और इसमें एमोरे, बोगोडोस, इनका कंट्रीब्यूशन जो है ये सोशल एक्सपीरियंस, सोशल फिनोमेना के बारे में बहुत कुछ इनका कंट्रीब्यूशन रहा है। और ये जो सोशल डिस्टेंस हैं उसके डिफरेंट स्वरूप को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके डिस्क्रिप्शन में सोशल साइकोलॉजिकल कंपोनेंट्स भी हैं जिसके बारे में भी हम लोग आगे कुछ बात करने की कोशिश करेंगे। ये जो सोशोलॉजिकल रिसर्च है, उस सोशोलॉजिकल रिसर्च में ये अब देखेंगे कि सोशल डिस्टेंस किस तरह से कम हो और कैसे सोशल ग्रुप्स जो हैं वो आपस में एक साथ आएँ। ये इसके कंसर्न जो है ये सोशोलॉजी में इसके बारे में, या अर्बन सोशोलॉजी उसके बारे में चर्चा रही है। और ये डिस्टेंस जो है वो परसीव भी हो सकते हैं, जो हम लोग सोचते हैं उसके बारे में भी हो सकते हैं। रियल डिफ्रेंशिएशन और रियल डिफ्रेंशिएशन किस तरह से उनके बीच में, इसके बारे में कास्ट है, रेस है, एथनिसिटी है, कल्चर है, नेशनलिटी है, रीजन है, जेंडर्स हैं, एज है, ये सारे फैक्टर्स भी इसमें कंट्रीब्यूट करते रहे हैं, इसमें कि अलग सोशल ग्रुप जो हैं वो पैदा होते रहे। इसके अलावा सोशल नेटवर्क भी तैयार, अपने अपने आप तो सोशल नेटवर्क तैयार हो जाते हैं। और नेटवर्क के जो माध्यम है या जो स्वरूप है वो दोस्ती या बंधुत्व, रिलेशन या परिवार या नेबरहुड, इन सबों को मिलाकर जो है वो सोशल नेटवर्क ये बनते हैं। और इनके में जो कॉमन इंटरेस्ट या इनकी कॉमन रिक्वायरमेंट है या उनकी कॉमन जोग्राफिकल लोकेशन है, ये भी इसमें देखा गया है। इसको देखने ये जो सोशल ग्रुप बने, इनकी अलग आइडेंटिटी, वैल्यूज़, प्रेफरेंसेस और इनकी अलग उम्मीदें भी अलग अलग हो जाती हैं। तो जो कॉन्सेप्ट है सोशल डिस्टेंस का, वो सोशल ग्रुप को अलग अलग देखने में किस तरह से अलग दिखते हैं, इस कॉन्सेप्ट के साथ उसका लिंक है। तो सोशल ग्रुप को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और ये जो है वो जोग्राफिकल स्पेस, ये जो सोशल डिस्टेंसेस हैं वो सोशल स्पेस क्रिएट करती है। और जो ये सोशल स्पेस है वो जोग्राफिकल स्पेस से वो अलग है। तो ये एग्जैक्टली जोग्राफिकल डिस्टेंस या जोग्राफिकल स्पेस के साथ नहीं कंसाइड करती हैं, उसमें डिफरेंसेस आते रहते हैं। लेकिन ये दोनों आपस में मिले हुए हैं और एक्चुअल डिस्टेंस और सोशल डिस्टेंस, इन दोनों का संबंध यदि हम समझ लें तो शायद ये जो सोशल डिस्टेंसिंग की बातचीत चल रही है उसके बारे में हम लोग कुछ कह सकते हैं। जोग्राफिकल डिस्टेंस हैं वो एकदम सीधे डिस्टेंस हैं, जैसे कि क्रो फ्लाई करता है वो डिस्टेंस है। और भी डिस्टेंसेस हैं जो कि इस तरह के स्वरूप में आ सकते हैं, जिसमें कि कॉस्ट डिस्टेंस है या इकोनॉमिक डिस्टेंस है, टाइम डिस्टेंस है, कन्वीनियंस डिस्टेंस है, परसीव डिस्टेंस है और सोशल डिस्टेंस है जो कि एक रिलेटिव डिस्टेंस है। वो एग्जैक्ट डिस्टेंस नहीं है, रिलेटिव डिस्टेंस है। ये दो सोशल ग्रुप के या दो से अधिक सोशल ग्रुप के इंटरेक्शन के ऊपर जो है ये डिपेंड करते हैं। जो एब्सोल्यूट डिस्टेंस है दो सोशल ग्रुप के, उसमें इंटरेक्शन दी एब्सोल्यूट डिस्टेंस ज़्यादा है और हो सकता है कि इसमें इंटरेक्शन कम हो या इंटरेक्शन जो है बहुत ज़्यादा हो, डिस्टेंस कम हो। तो ये दोनों मिलाकर हम लोग सोशल डिस्टेंस के कॉन्सेप्ट के बारे में हम लोग समझ सकते हैं। एब्सोल्यूट डिस्टेंस जोग्राफिकल डिस्टेंस है, आप नक्शे के ऊपर भी देख सकते हैं, आप अक्षांश देशांतर के रूप में भी देख सकते हैं। लेकिन जो सोशल डिस्टेंस है वो एक ग्रुप या एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल के साथ जो संबंध है उन संबंध के ऊपर जो है वो डिपेंड करता है। अब इसको हम लोग आज के जो मुद्दा है कोविड-19 वायरस की, इसके वे कैसे अप्लाई हो सकता है इसको हम लोग देखें। सोशल डिस्टेंसिंग की हम लोग चर्चा करते आ रहे हैं, न्यूज़पेपर्स में, टीवी में, इसके बारे में गवर्नमेंट ऑर्डर्स में इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं, जो कि दो तरह के डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंस और जोग्राफिकल डिस्टेंस या फिजिकल डिस्टेंस को मिलाकर जो चीज़ बन रही है वो जो है वो
सोशल डिस्टेंसिंग के को समझने में हेल्प कर सकती है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि सोशल डिस्टेंस और सोशल डिस्टेंसिंग ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। यदि सोशल डिस्टेंसिंग का देखेंगे आप, जिसमें कि जोग्राफिकल डिस्टेंस और सोशल डिस्टेंस दोनों सम्मिलित हैं, उस वो ये नॉन मेडिकल इंटरवेंशन है। बाकी जितने हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में या कोविड-19 के बारे में चर्चा कर रहे हैं वो मेडिकल इंटरवेंशन है, लेकिन ये जो है वो नॉन मेडिकल इंटरवेंशन है। इसलिए कुछ हद तक ये एक महत्वपूर्ण और एक दूसरे स्वरूप में हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। डिस्टेंसेस हम लोग किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग किस तरह ज़्यादा रख सकते हैं। जोग्राफिकल डिस्टेंस पास में हो सकती है, लेकिन यदि आपस में कांटेक्ट नहीं है तो सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो ज़्यादा हो सकती है। तो यदि आप डिफ्यूजन स्टडीज़ देखें कि किस तरह से ये वायरस जो है वो फैल रहा है, तो ये इंटरेक्शन बिटवीन द कम्युनिटीज़ हैं और जो एब्सोल्यूट डिस्टेंस है इन दोनों को मिला के होता है। लेकिन जोग्राफिकल डिस्टेंस जो है वो डिकेइंग, वो दूरी के साथ साथ उसकी जो है फंक्शंस जो है वो डिके हो जाती हैं। इसको हम लोग इंग्लिश में डिस्टेंस डिके फंक्शन कहते हैं। तो जोग्राफिकल डिस्टेंस डिपेंड्स ऑन दी डिस्टेंस डिकेड फंक्शंस। और जोग्राफिकल डिस्टेंस जो है वो यदि जनसंख्या के स्वरूप में देखें आप, तो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन के ऊपर निर्भर करते हैं। यदि हम 2011 का जो लेटेस्ट लास्ट सेंसस हम लोगों को मिला है उसमें देखेंगे कि हम लोग 380 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर का इंडिया का एवरेज है। यदि इस जनसंख्या को हम लोग इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दें पूरे इंडिया में, तो हम लोग देखेंगे कि हर मनुष्य दूसरे मनुष्य के करीब 55 मीटर एक से दूरी बनाए रखता है। जोग्राफिकल डिस्टेंस 55 मीटर का है। यदि 18% जो डिकेडल पॉपुलेशन ग्रोथ है उसको भी इंक्लूड कर लें हम, 2001 से लेकर 2011 के बीच का जो समय है रहेगा, तो ये जो है डिस्टेंस 55 से ये 50 मीटर रहेगा। और ये 50 मीटर का डिस्टेंस है वो जो हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग में 2 मीटर की बात कर रहे हैं उससे 25 गुना ज़्यादा है। तो एक सेफ डिस्टेंस हम लोग को थ्योरेटिकली लगता है, लेकिन प्रैक्टिस कुछ दूसरा है। प्रैक्टिस में क्या है, यदि एक रूप देखें हम दिल्ली में, जहाँ की 2011 की जो डेंसिटी थी वो 11,300 करीब थी, और अरुणाचल में डेंसिटी जो है केवल 17 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर। तो डिस्टेंस जो आ रहा है, इंटर पॉपुलेशन डिस्टेंस आ रहा है, वो 11 मीटर से लेके 260 मीटर तक आ रहा है। 11 मीटर भी 2 मीटर से ज़्यादा है, लेकिन जैसे जैसे डेंसिटी बढ़ रही है, डेंसिटी शहरों में ज़्यादा है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, तो 11 मीटर एक्चुअली 11 मीटर नहीं, वो 2 मीटर के आसपास, 2 मीटर के नीचे भी होने के पूरे चांसेस हैं। तब सोशल डिस्टेंसिंग का क्या पैटर्न हम लोगों के सामने आता है कि जब हम सोशल डिस्टेंसिंग की बात करते हैं तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ जोग्राफिकल डिस्टेंस एंड पैटर्न ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन डिफरेंट कम्युनिटीज़ और सोशल ग्रुप, ये चीज़ें जो हैं ये दोनों मिला के है। तो हम लोगों को जो मॉनिटर करना है वो मॉनिटर केवल जोग्राफिकल डिस्टेंस ही नहीं करना है, हम लोगों को जोग्राफिकल डिस्टेंस के अलावा जो कॉन्टैक्ट्स हैं एक ग्रुप के साथ दूसरे के साथ, या एक पर्सन के साथ, एक मनुष्य के साथ दूसरे मनुष्य के साथ, ये दोनों को जो है एक साथ समझने की ज़रूरत है। तभी ये नॉन मेडिकल इंटरवेंशन जो है वो कुछ हद तक सक्सेसफुल हो सकता है। यदि हम पूरे देश का भौगोलिक स्वरूप देखें और उसको देखें कि किस तरह से ये कोविड-19 के जो जनसंख्या बढ़ रही है, जो वायरस फैल रहा है, उसके बारे में देखें तो हम जैसे गवर्नमेंट ने किया है उसको 3 तरह के विभागों में पूरे देश को लाए हैं, रेड, ऑरेंज और ग्रीन में लाए हैं। और उसके साथ हम लोग डिफरेंट स्ट्रेटजीज बना सकते हैं, या हम लोग 2 की जगह 5 भी कर सकते हैं, और देख सकते हैं कि कौन सी जगह जिसको हम लोग इमीडिएटली आइसोलेट कर सकते हैं, कौन से नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स हैं या फिर कोई ज़िले हैं यहाँ की एक्सेसिबिलिटी कम है, जनसंख्या कम है, और वहाँ का टेरेन दूसरी तरफ, जोग्राफिकल कंडीशन दूसरी तरह की है, तो उसमें कुछ प्रिकॉशन लेने के बाद ये संभव है कि उन प्रदेशों को या उन ज़िलों को हम लोग इमीडिएटली उसको हम लोग ग्रीन जोन में ले आएँ। जहाँ हम लोग देख रहे हैं कि जनसंख्या ज़्यादा है, कुछ ज़्यादा है, और एक्सेसिबल ज़्यादा है, और रिपोर्टिंग भी ज़्यादा हो रही है, तो उसमें हम लोग को एक अलग स्ट्रेटजी लेनी पड़ेगी कि उसमें बहुत से प्रिकॉशन लेने के बाद ही हम कुछ रेस्ट्रिक्शन में उसको ओपन कर सकते हैं। इसी तरह से जो तीसरा वाला स्वरूप है, इसमें कि सभी चीज़ गड़बड़ है,
पॉपुलेशन डेंसिटी भी ज़्यादा है, एक्सेसिबिलिटी भी ज़्यादा है, जोग्राफिकल कंडीशन भी डिफरेंट हैं और केसेस रिपोर्टिंग भी बहुत ज़्यादा हो रही है, तब वहाँ को स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। और स्ट्रिक्ट होने के बाद वहाँ जैसा कि हॉटस्पॉट आइडेंटिफाई किया जा रहा है, उसको मॉनिटर करना, आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है। जो बेसिकली जो फैक्टर्स हैं इसके स्प्रेड में, वो 4 फैक्टर्स हैं। एक तो उसी ज़िले या प्रदेश की जो जोग्राफिकल कंडीशन है वो, दूसरा वहाँ की पॉपुलेशन की डेंसिटी, तीसरा एक्सेसिबिलिटी, और चौथा जो है वो किस तरह की हम लोग किस तरह की जो पॉपुलेशन डेटा आ रहा है, क्योंकि वायरस कोविड वायरस से अफेक्टेड है, इसका ध्यान देने की हम लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो हम सब मिला जुला के अभी देखें कि हम लोगों के सामने मुद्दे क्या हैं। एक तो मालवीय जी के विचार, जिसमें उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग या सोशल बैरियर्स को तोड़ने की बात की है, वो उसको हम लोग ध्यान दें कि आज सोशल डिस्टेंसिंग की बात कर रहे हैं और मालवीय जी जो हैं वो सोशल बैरियर तोड़ने की बात कर रहे हैं। तो किस स्थिति में सोशल डिस्टेंसिंग को हम लोग तोड़ के उसको कम करके सोशल बैरियर जो है, उनके मालवीय जी के विचार, इस रूप सोशल बैरियर को हम लोग कम कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। दूसरा मुद्दा है कि कोविड-19 वायरस जो है ये सोशल इक्वलिटी को कहाँ तक डिस्टर्ब कर रहा है। क्या ये समाज में दूसरी तरह का एक स्वरूप ला रहा है? क्या ये ठीक है? क्या ये नया सोशल ऑर्डर हम लोग तैयार कर रहे हैं? उसके बारे में कुछ चर्चा है। हम तो चाहेंगे कि ये 3 दिन के सेमिनार में इसके बारे में कुछ चर्चा हो कि इस वायरस के कारण, मालवीय जी के विचारों के कारण, नया जो सोशल ऑर्डर समाज में, इस देश में आएगा, वो किस तरह का होना चाहिए। और हमें अंत में ये उम्मीद है कि ये जो नया एक्सपीरियंस है, ये नया एक्सपीरियंस जो मालवीय जी ने डिफरेंट सब्जेक्ट्स, डिफरेंट फैकल्टीज़ सब और डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस बनाए हैं और BHU के अंदर, उसमें कोर्स में हम लोग क्या मॉडिफिकेशन लाएं, जिससे कि इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं जो भविष्य में आएंगी, या कोविड-19 की भी कोर्स में क्या चेंज लाने से हम लोग को उस प्रॉब्लम को एड्रेस कर सकते हैं, इस बात को ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। मुझे उम्मीद है कि 3 दिन के इस विचार गोष्ठी में इसके बारे में ज़रूर चर्चा होगी और एक नया हम लोग कोई इस तरीका निकालेंगे जिससे कि हम लोग कोर्सेज़ को मॉडिफाई कर सकें, जो रियल प्रॉब्लम्स हैं उसको एड्रेस कर सकें और एक नए समाज की हम लोग बनाने की हम लोग कोशिश करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों ने मौका दिया कुछ कहने का। मुझे उम्मीद है कि ये सेमिनार जो है ये बहुत सक्सेसफुल होगा। धन्यवाद। धन्यवाद सर। आपके व्याख्यान ने हमें पर्यावरण के भारतीय पक्ष, भारतीय चिंतन को समझाया। हम आपके प्रति कृतज्ञ हैं। इस तकनीकी सत्र के दूसरे वक्ता डॉक्टर उपेंद्र कुमार त्रिपाठी जी हैं। आप समन्वयक वैदिक विज्ञान केंद्र काशी हिंदू विश्वविद्यालय हैं और विभागाध्यक्ष वेद विभाग संस्कृत विज्ञान धर्म विज्ञान संकाय हैं। आपके ऊपर महामना मालवीय मिशन काशी हिंदू विश्वविद्यालय के अध्यक्ष पद का दायित्व भी है। आपका पर्यावरण और भारतीय श्रुति और स्मृतियों में पर्यावरणीय पक्ष पर विशेष कार्य है। इस तकनीकी सत्र में हमें आपका मार्गदर्शन प्राप्त होगा। आदरणीय त्रिपाठी सर। वंदे महापुरुषते चरणारविंदो। महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी के चरणों में मैं अपनी प्रणति निवेदन करता हूं और आज के इस वेबिनार के तृतीय दिवस का जो विषय है, महामना की दृष्टि में स्वच्छता एवं पर्यावरण संरक्षण, इस संदर्भ में मैं कहना चाहूँगा कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक भारत रत्न पंडित मदन मोहन मालवीय जी एक युग द्रष्टा व एक युग पुरुष थे। महामना के व्यक्तित्व के विभिन्न आयाम हैं। काशी हिंदू विश्वविद्यालय उनमें से एक साक्षात उदाहरण है। भारतीय चिंतन परंपरा को आत्मसात करने वाले, तदनुकूल आचरण करने वाले एक साक्षात ऋषिवत उनका जीवन दर्शन रहा है, जो भारतीय चिंतन परंपरा को समग्र रूप से आलोकित करता है। उनके व्यक्तित्व
में वैदिक सनातनी परंपरा प्रतिबिंबित होती है। इस त्रिदिवसीय वेबिनार के आज छठे सत्र का जो यह विषय है, इस विषय पर मैं अपना विचार प्रस्तुत कर रहा हूं। सबसे पहले हम पर्यावरण को समझें। स्वच्छता एवं पर्यावरण क्या है? पर्यावरण शब्द जो है परिआवरण, दो शब्दों के जोड़ करके बनता है। इसका तात्पर्य है, परि का तात्पर्य है चारों तरफ आवरण, अर्थात हम पंच महाभूतों से आवृत हैं। यह पर्यावरण शब्द का तात्पर्यार्थ है। पर्यावरण शब्द विज्ञान के दृष्टि से इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम प्राप्त होता है। विज्ञान के प्रारंभिक क्रम में 1859 में एच रेडर के द्वारा इस शब्द का प्रयोग इस संदर्भ में प्रयुक्त माना जाता है। शास्त्र में जो विषय आते थे वही लोक में स्थापित होता रहा है, लेकिन कालांतर में हम अपनी जड़ों से कटने के कारण हम अपनी जीवन पद्धति को भूल गए और मानसिक दासता के कारण उसको धारण करने में आत्मग्लानि का अनुभव करने लगे एवं पाश्चात्य जीवन शैली को अपनाने में गर्व की अनुभूति करने लगे। मुझे ऐसा लगता है कि वेदों में यज्ञ का विधान है, अग्निहोत्र का विधान है। यह हमें पंच महाभूतों को सम्मिलित करने में सहयोगी है। कहा है, अग्नौ प्रस्ता होती सम्यक आदित्य मुपतिष्ठते आदित्या जायते वृष्टेरन्नम तथा प्रजा। अग्नि में विधि पूर्वक दी हुई जो आहुति है वह सूर्य मंडल को प्राप्त होता है। सूर्य मंडल में मेघ के निर्माण में यह सहायक होता है और वह मेघ जो है वृष्टि के रूप में हमें प्राप्त होता है और उस वृष्टि के द्वारा अन्न और अन्न से प्रजा का पोषण होता है। तो यह इकोलॉजिकल एक साइकिल है। यज्ञ, यज्ञों के माध्यम से पंच महाभूतों को सम्मिलित, पंच महाभूतों को हम मजबूत करते हैं, ऐसा हमारे यहाँ वेदों में कहा गया है। और सारांश में मैं कहूँ तो हम यह कह सकते हैं कि महामना का जो जीवन दर्शन था वह पूर्ण रूप से पर्यावरण से संपृक्त रहा है। वह उनका जो जीवन भारतीय संस्कृति के साक्षात प्रतिमूर्ति के रूप में हम उनको देखते हैं। भारतीय संस्कृति को धारण करने वाले विग्रहवान ऋषि के रूप में महामना थे। उनके जीवन में स्वच्छता, अंतः बाह्य के साथ साथ प्रकृति का प्रेम हमें सदैव प्रेरणा प्रदान करता रहेगा तथा इस महामारी से निपटने में उनके द्वारा बताए गए आहार विहार व्यवहार आचार विचार भारतीय जीवन दृष्टि में हम इस महामारी से उबरने में कामयाब हो सकते हैं। भारतीय चिंतन दृष्टि में सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की परिकल्पना रही है। हम प्रत्येक प्राणी मात्र से हमारा परस्पर संबंध रहा है और सभी प्राणी एक दूसरे पर अवलंबित हैं। हमारी वैदिक संस्कृति ने प्रत्येक जड़ में देवत्व की परिकल्पना की गई है। हमने पृथ्वी को माँ कहा। अथर्ववेद में आता है, माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या। प्रत्येक जड़ में से उसके अंदर एक चेतनत्व की परिकल्पना वैदिक ऋषि करते हैं। महामना कहते थे, तेन त्यक्ते न भुंजी था, हमें त्याग पूर्वक उपभोग करना चाहिए। वैदिक ऋषि कहते हैं, देहि में ददामिते निमे देहि निते दधे निहारं च हरासि में निहारं निहराणिते स्वाहा। इस मंत्र का
भाव यह है कि तुम हमें विहित हविरान्न दो तो हम तुम्हें वृष्टि प्रदान करेंगे। इसका तात्पर्य यह है कि प्रकृति भी हमसे अपेक्षा करती है। कहने का भाव यह है कि भारतीय संस्कृति में देवत्व की परिकल्पना का आधार प्रकृति प्रेम ही रहा है। वृक्षों, वनस्पतियों, लताओं में देवत्व की दृष्टि हमारे जीवन दर्शन का एक आधार रहा है। लेकिन विकास की इस अंधी दौड़ ने धीरे धीरे हमारी दृष्टि को बदल डाली। आज पूरा विश्व कोरोना महामारी से जूझ रहा है। इसका मूल कारण यही है कि हमने प्रकृति का निरंतर दोहन किया और कुछ दिया नहीं। स्वच्छता को महामना दो रूपों में देखते थे, एक आंतरिक स्वच्छता एवं बाह्य स्वच्छता। इन दोनों स्वच्छता अथवा शुचिता हमें स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक है। इसीलिए वे अपने उपदेश के क्रम में कहते थे, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। शरीर सभी कर्तव्यों को करने हेतु एक साधन है। हमें स्वस्थ रहने हेतु स्वच्छता को धारण करना चाहिए। बाह्य स्वच्छता के साथ साथ हमारी अंतः स्वच्छता भी आवश्यक है और हमें भारतीय संस्कृति एवं परंपरा से प्राप्त होती है। हमें मानवीय गुणों को धारण करना चाहिए। हमें ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए जिससे अपने को बुरा लगने वाले व्यवहार दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए। महामना इस बात को कहते थे, आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत्। इसी प्रकार महामना छात्रों से कहते थे कि भौतिक जीवन हेतु आवश्यक शिक्षा के साथ साथ धर्म की शिक्षा एवं आचार की शिक्षा भी आवश्यक है। वे कहते थे, आचारहीनम न पुनन्ति वेदाः, अर्थात आचारहीन माने आचरण विहीन व्यक्ति को वेद भी पवित्र नहीं करता। महामना के जीवनचर्या में स्वच्छता के दोनों स्वरूप दिखते हैं। उनकी दिनचर्या प्रातः से लेकर सायं पर्यंत भारतीय संस्कृति के अनुरूप ही रहती थी। वे ब्राह्म मुहूर्त में उठकर योगाभ्यास करते थे और साथ ही बागवानी से भी उनका विशेष लगाव था। वे वृक्षों एवं पौधों में स्वयं जल देते थे। छात्रों से उदाहरण के तौर पर कहते थे कि देखो, इसमें देवत्व का भाव है। और वह कालिदास का शकुंतला का उदाहरण देते हुए वह कहते थे कि जब शकुंतला की जब विदाई होती है उस समय वह वृक्षों से, लताओं से वो संवाद करती है, रोती है। पातुम न प्रथमम व्यवस्थित जलम युष्मा स्वपीते सुया। उसका भाव है कि हम बिना आपको जल दिए हुए हम कुछ ग्रहण नहीं करते थे। आज मैं जा रही हूं, आपको कौन जल देगा। तो ऐसी जो आत्मीय भाव का जो हमारी संस्कृति में जो स्वरूप मिलता है, तो उसे यह स्पष्ट संदेश है कि वृक्षों, लताओं से हमारा कैसा अंतः संबंध रहा है। वह एक बाह्य रूप में नहीं, वह एक अंतः संबंध के रूप में रहा, एक उससे लगाव के रूप में रहा, एक आत्मीयता के रूप में रहा। स्वच्छता एवं महामना, स्वच्छता एवं पर्यावरण की दृष्टि से अगर हम विचार करें तो महामना का प्रकृति प्रेम का प्रत्यक्ष उदाहरण है काशी हिंदू विश्वविद्यालय का यह परिसर। इस विश्वविद्यालय का संपूर्ण परिसर वृक्षों, वनस्पतियों से आच्छादित है। सड़कों के किनारे किनारे चारों तरफ फलदार वृक्ष उनके द्वारा लगाए गए तथा वृक्षारोपण के लिए छात्रों को भी प्रेरित किया करते थे। विश्वविद्यालय में भैखज्य उद्यान, द्रव्य गुण विषयक औषधि उद्यान, वनस्पति उद्यान आज भी विश्वविद्यालय में दिखाई पड़ता है। यह महामना की प्रकृति प्रेम को दर्शाता है। विश्वविद्यालय के स्थापना काल में काशी राज परिवार से जो यह भूमि मिली उनमें 22 गांव बसे थे।
जब विश्वविद्यालय का स्वरूप निर्धारित किया जा रहा था, तब उस समय के तत्कालीन संयुक्त प्रांत के इंजीनियर एक विदेशी थे। उनसे उन्होंने यह कहा कि विश्वविद्यालय परिसर क्षेत्र में जितने भी कुएं तथा तालाब एवं पेड़ पौधे हैं तथा उन्हें यथावत क्रम में रखा जाए, उनमें उनके साथ किसी प्रकार का छेड़छाड़ न किया जाए। इसी प्रकार से जब उन्होंने औद्योगिक कमीशन में एक सदस्य के रूप में उन्होंने जो अपने 61 पेज का अपना प्रस्ताव दिया था, उसमें इस बात को उन्होंने दर्शाया यह था कि हमें इंडस्ट्री का बढ़ावा देना चाहिए, भारत में इसकी आवश्यकता है, परंतु नदियों, तालाबों, पेड़ पौधों इनके साथ छेड़छाड़ न हो। प्रकृति के साथ हम कृषि को टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम उसको आगे बढ़ावें, लेकिन उसमें हम प्रकृति के अनुकूल ही हम उनका दोहन करें। उसमें विशेष रूप से उन्होंने गो संरक्षण और गोपरक कृषि को बढ़ावा देने की उन्होंने बात कही थी। इसी प्रकार से उन्होंने अविरल गंगा के लिए भी जो प्रयास किया, वह भी महामना के प्रकृति संरक्षण या प्रकृति प्रेम या पर्यावरण संरक्षण को दर्शाता है। महामना के काल में विश्वविद्यालय के भवनों का निर्माण भी इस प्रकार से किया गया जिससे किसी प्रकार की बाह्य एवं अतिरिक्त ऊर्जा या विद्युत की आवश्यकता न पड़े। आज भी विश्वविद्यालय के पुरातन भवनों में किसी प्रकार के वातानुकूलित यंत्रों एवं विशेष प्रकाश की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यह महामना का पर्यावरणीय संरक्षण के प्रति जीवन दृष्टि को इंगित करता है। महामना अपने दिनचर्या में पंच महायज्ञ प्रतिदिन किया करते थे, जो कि भारतीय संस्कृति में प्रत्येक गृहस्थ को किया जाना चाहिए। यह पूर्व में प्रत्येक गृहस्थ इसको किया करते थे। पंच महायज्ञ एक तरह से देखा जाए तो यह पर्यावरण संरक्षण की उपासना है। पंच महायज्ञ में पहला जो है वो ब्रह्म यज्ञ है, उसमें हम स्वाध्याय करते थे। देव यज्ञ में हम देवताओं का उपासना करते थे। यह देवोपासना क्या है? यह भी प्रकृति की उपासना है, क्योंकि प्रत्येक जड़ में चेतनत्व की परिकल्पना यह हमारा वैदिक चिंतन है, यह हमारी भारतीय चिंतन दृष्टि रही है। तो देवोपासना भी प्रकृति की उपासना ही है। भूत यज्ञ जिसमें कीट पक्षी पशु आदि की सेवा रूप का नाम भूत यज्ञ है। हम रोज चींटी को, कुत्ते को, पशु को हम उसको आहार देते हैं। इसी प्रकार से उनकी भोजन की व्यवस्था हम करते हैं। पितृ यज्ञ जो है, हम पितरों को तर्पण करते हैं, अपने पितरों को याद करते हैं, उनको जल देते हैं। साथ ही पितरों के साथ साथ यक्ष, नाग, गंधर्व, वृक्ष, पक्षीगण जल देने की बात उसमें कही गई है और उसको हम अपने जीवन में उतारते रहे हैं। और आतिथ्य यज्ञ, यह भी आतिथ्य यज्ञ का तात्पर्य है कि कोई भी आपके यहाँ अगर अतिथि आता है तो उसको आप भोजन करावें। और जब महामना इसको अपने जीवन में उन्होंने उतारा, वो अतिथि सेवा को परम धर्म के रूप में मानते थे। अग्नि को भोजन देने का भी हमारे यहाँ पंच महायज्ञ में ही विधान है, जिसको बलि वैश्वदेव के रूप में हम देखते हैं। महामना अपने उपदेशों में गीता के श्लोक का वह उच्चारण करते थे। उसका अंतिम पद है परस्परम भावयन्तः श्रेयः परम अवाप्स्यत। प्रकृति और प्राणी एक दूसरे पर आश्रित है, दोनों के बीच अपने अंतः संबंध होने चाहिए। मेरा यह मानना है कि जब वैदिक ऋचाओं का उच्चारण करते हैं तो उसमें
उच्चारण की जो तरंगे हैं उन तरंगों से एक दैविक ऊर्जा निकलती है जिनसे पर्यावरण के संतुलन में सहायता आज के परिवेश में निश्चित रूप में होगी। हम वनानां पतये नमः, वृक्षाणां पतये नमः, औषधीनां पतये नमः कहते हैं, उनके संरक्षण की बात करते हैं। मत्स्य पुराण में आया है और महामना भी इसको कोट करते थे। 10 कूप समावापि 10 वापि समो द्रुमः, 10 द्रुम समः पुत्र 10 पुत्र समो द्रुमः। इसका तात्पर्य यह है कि 10 कुएं को खुदवाने पर जो पुण्य प्राप्त होता है उसके बराबर जो है एक बावली बनाने, और 10 बावली तालाब से छोटा होता है, तो 10 बावली के बराबर एक तालाब और 10 तालाबों के बराबर एक पुत्र उत्पन्न करने का पुण्य प्राप्त होता है। और ऐसे 10 पुत्रों को उत्पन्न करने का जो पुण्य है वह एक वृक्ष लगाने पर फल मिलता है। तो हमारे यहाँ यह शुरू से ही वृक्षारोपण, वनस्पतियों की संरक्षण, यहाँ पर मैं एक कोट करना चाहूँगा। आचार्य जगदीश चंद्र बसु ने जो वृक्षों में सम्मिलिता की बात की परिकल्पना उन्होंने उनके मन में जो आई वह उनके माता का एक कथानक है। उस कथानक के माध्यम से उन्हें यह प्राप्त हुआ कि तुलसी माँ सोई हुई होगी, रात में सो गई है, तुम तुलसी पत्र मत तोड़ो। वह उनके विचार में मन में कौंधता है और बाद में इस पर वह काम करते हैं और यह सिद्ध होता है कि वृक्षों में, वनस्पतियों में भी चेतन तत्व है, उसमें भी जीवन की परिकल्पना है। उसको उन्होंने अपने ऑटोबायोग्राफी में इसका उल्लेख किया है। तो कहने का भाव यह है कि हमारे यहाँ जो बातें कही गई हैं वह पूर्णतया वैज्ञानिक है, लेकिन उस पर हमें वैज्ञानिक धरातल से चिंतन करने की आवश्यकता है। मैं अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए इस बात को आगे कहना चाहूँगा कि हम नित्य जो है, जब हमारे यहाँ संस्कार, कोई भी संस्कार होता है या हम नित्य अपने पूजन के क्रम में भी शांति पाठ करते हैं, उसमें हम जो मंत्र आता है, देवहु शांति, अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांति, आपः शांति, तो सब में शांति शांति की जो भाव है, यह भाव यह है कि सभी जो पंच महाभूत हैं उनमें साम्यावस्था बनी रहे। आज कोरोना महामारी के संदर्भ में महामना का जो चिंतन, जीवन दर्शन जो है वह हमें प्रेरणा देती है, और उसको हम इस रूप में भी कहें कि महामना आहार शुद्धता को बहुत बल देते थे। उनका यह कहना था कि आहार जैसा हम भोजन करेंगे वैसा ही हमारा मन, मस्तिष्क, हमारी बुद्धि हो। तो आहार शुद्धता होनी चाहिए। छात्रों को वो दूध पीने का संदेश देते थे, दूध पियो, कसरत करो और जपो हरि नाम, धीरज से कारज करो, पुरवेंगे सब काम। तो यहाँ पर जो दूध पीने का है, शाकाहार को जो बल देना है, यह भी आज के इस महामारी में पूर्णतया आवश्यक है, क्योंकि यह बात आई है कि जो शाकाहारी हैं और जो हमारे प्रतिदिन जो दिनचर्या के क्रम में जो योग है, प्राणायाम है, यह सब भी हमारे लिए बहुत ही लाभप्रद है, क्योंकि इससे हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता, हमारे अंदर वह इम्यूनिटी सिस्टम जो है वह उसका विकास होता है। तो महामना का जो यह जो संदेश है, शाकाहार का हम पालन करें भोजन में, यह आज के क्रम में यह बहुत ही उसकी उपादेयता है। आज के समय में स्वच्छता के लिए भी, इस विषाणु से बचने के लिए जो उपाय बताए गए हैं वह हमारी भारतीय जीवन का एक अंग रहा है। उदाहरण के तौर पर मैं कुछ विषयों को रखूंगा, क्योंकि देखिए महामना का जो जीवन चिंतन है, दर्शन है, वह भारतीय जीवन
को जीने वाले एक ऋषि थे। उनका सुबह से लेकर के शयन पर्यंत जो उनकी दिनचर्या थी, एक तरह से कहा जाए कि वह शास्त्र को जीते थे। अनेक कथानक है उनके इस संदर्भ में, और आचार विचार को वो बल देते थे। उन्हीं कुछ संदर्भों को जो आज के हमारे वैज्ञानिक इस बात को कह रहे हैं कि हमें इस प्रकार से शुद्धता का पालन करना चाहिए, हमें हाथ बराबर धोना चाहिए, कपड़े जो हम पहन करके जो आते हैं उसको बाहर ही रख दें, उसको धोल करके ही पहने, इत्यादि बहुत सी शुद्धता के लिए जो बात आज के वैज्ञानिक जो कह रहे हैं, इसको हमारे ऋषियों ने अपने ढंग से कहा है, और ये चीज हमारे जीवन में भी इसका अनुपालन प्रयोग में भी रहा है। परंतु कालांतर में हम उसको उपेक्षित और हीन ग्रंथि के कारण हम उसको छोड़ दिए कि मुझे उससे लगा कि ये तो पिछड़ापन का द्योतक है। लेकिन हमें महामना से इन सब चीजों के लिए प्रेरणा लेनी चाहिए। और मैं इन विषयों के संदर्भ में कुछ संदर्भ को यहाँ पर कोट करना चाहूंगा। वाधुल स्मृति है, वैदिक स्मृति है, उसमें कहा गया है स्नानाचार विहीनस्य सर्वास्यु निष्फला क्रिया। स्नान और शुद्ध आचार के बिना सभी कार्य निष्फल हो जाते हैं, अतः सभी कार्य स्नान करके शुद्ध होकर करने चाहिए। न अप्रक्षालितम पूर्वधृतम वसनम विभ्रियात्। ये विष्णु स्मृति में आता है, माने पहने हुए वस्त्र को बिना धोवे पुनः न पहने, पहना हुआ वस्त्र धोकर ही पहने, इसका यह भाव है। महाभारत में भी आया है कि न चैव आद्राणि वासांस नित्यम सेवेत मानवः न आद्रम परिदधीत, उन्हें गीले कपड़े नहीं पहनने चाहिए। चिता धूम सेवेन सर्वे वर्णा स्नानम आचरेयुः बमने इमश्रु कर्मणि कृते च। स्मशान में जाने पर, बमन होने पर और बाल बनवाने पर स्नान करके शुद्ध होना चाहिए। हस्त पादे मुखे चैव पंचाद्रौ भोजनम चरेत, ये पद्म पुराण में आया है। ना प्रक्षालित पाणिपादौ भुंजीत, हाथ पैर और मुंह धोकर के ही भोजन करना चाहिए। न वार्यम जलिना पिबेत, नांजलि पुटे नापह पिबेत। अंजलि से जल नहीं पीना चाहिए, किसी पात्र में अर्थात गिलास में, कुल्हड़ में जल पीना चाहिए। न धारयेत परस्यैव स्नान वस्त्रम कदाचन, दूसरों के स्नान के वस्त्र, तौले इत्यादि जो है वो प्रयोग में न लें। लवणम व्यंजनम चैव धृतम तैलम तथैव च लेह्य पेयम च विविधम हस्त दत्तम न भक्षयेत्। नमक, घी, तेल, कोई भी व्यंजन जिसका अवलेहन करते हैं, अवलेहन अर्थात चाटते हैं, जो पेय है वह हाथ से उसको नहीं परोसें, वह किसी चम्मच आदि से उसको परोसें और उसी से ग्रहण भी करें, ऐसा कहा गया है। ये धर्म सिंधु में आया है। इसी प्रकार से घ्राणस्य वास साक्षाद्य मलमूत्रम त्यजेत बुधः नियम्य प्रयतो वाचम संवीतांगो व नुष्ठितः, अर्थात नाक, मुंह और सिर को ढककर मौन रहकर मलमूत्र का त्याग करना चाहिए। तथा च अर्घ्य घृतम धार्यम, दूसरे के पहने हुए कपड़े को नहीं पहनना चाहिए।
इस प्रकार से अनेकानेक जो आचार विचार के जो नियम हैं, आचार व्यवहार के जो नियम हैं, वह हमारे यहाँ वेदों में, शास्त्रों में, भारतीय संस्कृति में पग पग पर बताए गए हैं। सुबह उठने से लेकर के शयन पर्यंत महामना तद्वत ही जीवन जीते थे, वो शास्त्र को ही जीते थे और तदनुकूल ही वो आचरण करते थे। लेकिन उनमें उनके शास्त्र और व्यवहार के क्रम में वह कुछ लचीलापन भी रहा। वो युगानुकूल उसकी व्याख्या और तदनुकूल आचरण को भी वो उन्होंने अपने जीवन में धारण किया। तो कहने का अभिप्राय है कि आज का जो महामारी कोविड-19 जो एक वैश्विक आपदा के रूप में हम सबके समक्ष जो प्रस्तुत हुआ है, इसमें भारतीय जीवन का जो विधान है, जिसमें ऋतुचर्या है, दिनचर्या है, उसका हम अगर अनुपालन करें और उसमें जो बताए गए जो औषधियों का हम अगर अनुपालन करें, सिरसादिक्वाथ है, गिलोय है, घनबटी है, उनका हम प्रयोग कर अपने इम्यूनिटी सिस्टम को हम बढ़ा सकते हैं। और स्वच्छता जो आचार विचार के जो नियम हैं, उनके द्वारा हम इस कोविड-19 से अपने को बचा सकते हैं। एक चीज और मैं कहना चाहूँगा कि प्रकृति संरक्षण के लिए वैदिक याग मंत्रोच्चारण का जो कंसेप्ट है, यह पूर्णतया प्रकृति को सुरक्षा प्रदान करता है। इस पर वैज्ञानिक क्रम से इस पर शोध की आवश्यकता है। आने वाले समय में वैदिक विज्ञान केंद्र द्वारा वैदिक न्यूरोलॉजिकल लैब में मंत्रोच्चारण की जो तरंगें निकलती हैं, उनके हमारे शरीर पर, तंत्रिकाओं पर उसके क्या प्रभाव पड़ते हैं, उसका उस पर अध्ययन होगा। जो हम यज्ञ करते हैं, जो वैदिक याग है, जिसको हम शौत याग कहते हैं, उन यागों को करने के बाद हमारे पॉल्यूशन लेवल कितना कम हुआ, इसका भी हम यंत्रों के माध्यम से मापन करके हम अपने भारतीय संस्कृति को एक वैज्ञानिक जो कंसेप्ट है उसको हम चरितार्थ करेंगे। मैं इसी प्रसंग में मैं पुनः जो वर्तमान जो वैश्विक कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए जो हमारी महामना ने जो जीवन दृष्टि दी है और उनका जो प्रकृति प्रेम जो रहा है, उसके माध्यम से हम उनसे प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। महामना का जो जीवन दर्शन हमें प्रकृति प्रेम और स्वच्छता के लिए प्रेरित करता है। अंत में मैं मालवीय जी के विचार आज और अधिक प्रासंगिक हो गया है, हमें उनसे प्रेरणा प्राप्त करनी चाहिए। मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सभी को प्रणाम निवेदन करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद त्रिपाठी जी। आपके वक्तव्य ने भारतीय श्रुति और स्मृतियों में पर्यावरण के पक्ष को सही अर्थों में व्याख्यायित किया। आपने से हम लाभान्वित हैं, कृतार्थ हैं। इस तकनीकी सत्र की अगली वक्ता प्रोफेसर कविता शाह जी हैं। आपका संबंध काशी हिंदू विश्वविद्यालय के पर्यावरण एवं सतत विकास संस्थान से है। आप इसके साथ ही मालवीय गंगा नदी विकास एवं जल संसाधन प्रबंधन शोध केंद्र काशी हिंदू विश्वविद्यालय की समन्वयक भी हैं। आप पर्यावरण के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर की ख्यातिलब्ध विद्वान भी हैं और इस तकनीकी सत्र में हमें आपका मार्गदर्शन होगा। आदरणीय शाह मैडम। नमस्कार। महामना की दृष्टि स्वच्छता एवं पर्यावरण कोविड-19 के संदर्भ में। स्वच्छता शुचिता का प्रतीक है। स्वच्छता श्रेष्ठ संस्कृति का प्रतीक है। स्वच्छता सफाई का बोध कराता है।
जिस प्रकार भारतीय सनातन संस्कृति और स्वच्छता एक दूसरे के पूरक हैं, उसी प्रकार पर्यावरण और स्वच्छता आपस में एक दूसरे पर आधारित है। महामना भारतीय संस्कृति एवं मूल्यपरक शिक्षा पर बल देते थे। उनका विश्वास था कि किसी भी व्यक्ति, राष्ट्र और समाज का निर्माण तभी संभव है जब उसकी शिक्षा भारतीय मूल्यपरक संस्कृति को ध्यान में रखकर की जाए। उनका मानना था कि पर्यावरण के सभी अवयव आपस में जुड़े हुए हैं। क्षितिजल, पावक, गगन, समीरा, यदि इनमें से किसी भी एक में प्रदूषण फैलता है तो अन्य सभी अवयव प्रदूषित हो जाते हैं। यह आपस में अंतर संबंधित है। माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्या अप्रसन्नो विनाशाय प्रसन्न सर्वसिद्धे। इसलिए उनका कहना था कि सदैव अन्न, जल, वस्त्र, फल, दूध, औषधि व प्राकृतिक संपदा का मर्यादित उपयोग करना चाहिए। संसार को प्राण वायु देती है। यदि हम वायु को प्रदूषित करते हैं तो जल भी प्रदूषित होता है। आज कोरोना वायरस क्या है? वायु प्रदूषण है। एक वायरस का वायु के द्वारा छींक, खांसी इत्यादि से एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में प्रवेश करना। तो यदि हम वायु के प्रदूषण को रोकते हैं या वायु प्रदूषित करते हैं तो वायु प्रदूषण से जो उसमें युक्त कीटाणु और विषैले जो पदार्थ हैं वह जल की सतह पर आकर के गिरते हैं। जल पर गिरने से वह हमारी मृदा में, हमारी मिट्टी में जाते हैं और जल से सिंचाई होने पर जो जिन खेतों से वह अनाज निकलता है वह अनाज जो है वो दूषित होता है। दूषित अनाज ग्रहण करने से मन में विकार आता है और मन में विकार होने से बुद्धि भ्रमित होती है। भ्रमित बुद्धि से किए गए कार्य जो है वो नकारात्मकता की ओर लेके जाते हैं और नकारात्मक कार्य वस्तुतः हमें पुनः वही पर्यावरण के प्रदूषण की ओर प्रेरित करते हैं। तो इसलिए पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाने के लिए आवश्यक है कि हम इस चक्र का भेदन करें और संवेदनशील और पर्यावरण के प्रति जागरूक हों। दूसरा तरीका हमारे पास यह भी समाधान है जो महामना ने बताया कि हम अपने दैनिक शोधन के द्वारा, जिसको हम कहते हैं कि अग्निहोत्र के द्वारा, हम वायु को शुद्ध कर सकते हैं। देखिए, मुख्य रूप से कोई भी जो बीमारी पेंडेमिक के रूप में होती है या हम कहते हैं विश्वव्यापी होती है, वह बीमारी मुख्य रूप से वायु और जल के लिए होती है और इसका जल के द्वारा होती है और इसका इतिहास जो है वो साक्षी है। तो अगर हम किसी भी तरह से वायु को शोधित कर सकें तो निश्चित रूप से हम काफ़ी हद तक इन तरह के संक्रमणों को रोक सकते हैं। तो ऐसे ही वायु शोधन के लिए हम अग्निहोत्र की बात करते हैं और अग्निहोत्र में मुख्य रूप से यह एक केमिकल प्रोसेस है। जब हम अग्नि में शुद्ध पदार्थों को डालते हैं तो यह अति सूक्ष्म परमाणु में बदल जाता है, जिससे इसकी भेदन शक्ति बढ़ जाती है और जो एरोसोल और इनमें जो पार्टिकल्स हैं, जो वायरस के पार्टिकल्स हैं, वो जो उसके अंदर निहित रहते हैं वह पुनः समाप्त हो जाते हैं, टूट जाते हैं, बट जाते हैं। और इसलिए वायु शोधन के लिए अग्निहोत्र का विधान हमारी भारतीय संस्कृति में बताया गया है, जो कि मुझे भी ऐसा लगता है, हमारा भी ऐसा मानना है कि इससे वायु शोधित होती है। महामना की जो कर्मस्थली, जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय को हम देखते हैं, वह सच पूछिए तो उनका अपना एक जीवंत विग्रह है जिसमें पर्यावरण की पूरी दृष्टि हमें दिखाई पड़ती है। यदि हम किसी भी द्वार से परिसर में प्रवेश करते हैं तो आप देखिए कि स्वतः ही एक स्वच्छ वातावरण, एक सुखद वातावरण, एक सुंदर वातावरण, एक स्वस्थ वातावरण और एक शुद्धता का आभास होने लगता है। तो ऐसी स्थिति में जब हम अंदर प्रवेश करें तो देखते हैं दोनों ओर फलदार वृक्ष, लगभग सभी लेन्स जितनी हैं वो किसी न किसी एक प्रकार के पेड़ों से आच्छादित हैं, लगी हुई हैं और उसमें फलदार वृक्ष भी हैं। नीम पीपल के जो वायु शोधन के वृक्ष हैं, जो हमारे पंच महावृक्ष हैं, वो भी हैं। जो इमली की लेन है, अशोक की लेन है इत्यादि हमें दिखाई पड़ती है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग
भूजल का स्तर उच्च। इसके अलावा हमारे एक सर्वेक्षण में हमने पाया कि लगभग 600 से अधिक पेड़ पौधे, पशु पक्षियों और जीव जंतुओं की जो वैरायटी है, जो स्पीशीज़ हैं, वो हमें आज देखने को मिलती हैं, आज भी देखने को मिलती हैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय परिसर में। तो बायोडाइवर्सिटी भी एक बहुत बड़ा योगदान महामना का है। एक मॉडल के स्वरूप में उन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय को हम सब के समक्ष सजीव तरीके से रखा है। प्राणियों के कंजर्वेशन की बात करें तो महामना गौ और गंगा और ग्राम, ये 3 सशक्त स्तंभ मानते थे राष्ट्र निर्माण के लिए। तो गाय के संरक्षण के लिए उन्होंने गौशालाएं बनाई, गाय के गो रक्षा के लिए उन्होंने अभियान चलाया। उन्होंने इस बात पर सभी को प्रेरित किया कि गाय का कोई भी जो गौ माता जो है, उनका कोई भी वस्तु जो है वो सदैव उपयोगी रहती है, अति उपयोगी है, चाहे वो गोमूत्र हो औषधि के रूप में या ऑर्गेनिक कंपोस्टिंग के रूप में हम देखें, या हम गाय के दूध को देखें जिसमें बहुत पोषण हमें मिलता है, हमारी इम्यूनिटी लेवल बढ़ती है। तो उन्होंने सदैव छात्रों को गौ रक्षा की ओर प्रेरित किया। मोक्षदायिनी माँ गंगा भी उनके बहुत निकट थी उनके हृदय के, और उनकी अविरल धारा के लिए उन्होंने 1916 में गंगा महासभा की गढ़ का गठन किया। गंगा की अविरल धारा के लिए, उस पर बांध न बनाने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने वह तटस्थ होकर खड़े रहे, और फलस्वरूप गंगा की अविरल धारा बहती रही। वह बात और है कि आज हमने कुछ बांध उन पर निर्माण कर लिए जिससे वह रुक रुक कर बह रही हैं। यदि हम उन्हें स्वतंत्र छोड़ दें तो गंगा के जल में वह शक्ति, वह औषधि है कि वह स्वयं ही अपने को परिमार्जित कर लेंगी। और कोविड-19 में हम और कुछ देखें ना देखें, पर्यावरण को हम अति शुद्ध होता देख रहे हैं। गंगा जल बहुत शुद्ध हो गया है, विशेषकर वाराणसी में, और हम जो वायु है उसमें भी बहुत लगभग 4 गुना अधिक बेहतर वायु, शुद्ध वायु का आभास हम कर रहे हैं। तो कोरोना संक्रमण के इस मुश्किल दौर में हमें कुछ अच्छी बातें, कुछ सकारात्मक चीज़ें भी देखने को मिल रही हैं, विशेषकर पर्यावरण के संदर्भ में। एक बात और कहना चाहेंगे कि कृत्रिम आवश्यकताओं और ज़रूरतों की पूर्ति के लिए प्रकृति के नियमों की उपेक्षा न करें, यह हमारे लिए अति आवश्यक है। मालवीय जी पर्यावरण के सही मायने में संरक्षक, संपोषक और संवर्धक थे, और उन्होंने सदैव वृक्षारोपण को सुख समृद्धि और दुख निवृत्ति से जोड़ा, और इसके लिए उन्होंने छात्रों को वृक्षारोपण के लिए हमेशा प्रेरित किया। यदि हम देखें तो जल संरक्षण, तालाब और इन सब चीज़ों को भी हम परिसर में पाते हैं, जो कि महामना की उदारता, आने वाली पीढ़ी के लिए उनकी सोच और पर्यावरण के प्रति उनकी दृष्टि को हम सबके समक्ष रखता है। अंत में बस मैं यही कहना चाहूँगी कि महामना की जो सोच थी वह भारतीय संस्कृति से ओतप्रोत थी। हम यदि आज वर्तमान में देखें तो हमारे गांव, हमारे जो ट्राइबल एरियाज़ हैं, वो कोरोना के संक्रमण से ग्रसित नहीं हैं। और ऐसा क्यों है? क्योंकि वह अपनी मिट्टी से जुड़े हुए हैं, वह प्रकृति के नियम अनुपालन जो करते हैं वो बहुत शिद्दत से, बहुत सच्चाई से करते हैं, पूर्ण रूप से करते हैं, और इसलिए कोरोना का संक्रमण उन तक अभी नहीं पहुंच पाया है। तो यदि हम सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की बात करें तो जहां सारे देश घबराए हुए इस समय इधर उधर दौड़ रहे हैं, ऐसी स्थिति में भारतवर्ष एक ऐसा देश है जो अपनी हाई इम्यूनिटी लेवल और अपने जो कोरोना के संक्रमण को इतनी बड़ी जनसंख्या के बाद भी रोक रखा है, रोकने में सक्षम हो गया है, कम करने में सक्षम हो गया है, वही सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट में ऊपर निकल करके आएगा, पूरा विश्व का नेतृत्व करेगा, और पूरा विश्व भारतवर्ष की ओर देख रहा है कि किस प्रकार हम अपनी भारतीय परंपराओं के प्रयोग से, भारतीय परंपराओं के निर्वहन से हम अपने देश को, अपने राष्ट्र को कोरोना जैसे दैत्यावतारों से बचा सक रहे हैं, दूर रखने में सक्षम हो रहे हैं। और यह सब हमारी भारतीय मूल संस्कृति में सदैव से निहित है। एक बार पुनः
मालवीय जी को प्रणाम करते हुए मैं आप सबसे मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैडम। आपने वैज्ञानिकता, भारतीय परंपरा और पर्यावरण के सम्मिलन और सह संबंध को बहुत ही बेहतर तरीके से व्याख्यायित किया। अब इस तकनीकी सत्र के आखिरी वक्ता हमारे साथ हैं प्रोफेसर ज्योत्सना तिवारी मैडम। आप एनसीईआरटी दिल्ली में आचार्य हैं और आपका भी पर्यावरण के क्षेत्र में विशिष्ट कार्य है। इस तकनीकी सत्र के अंतिम वक्ता के रूप में आपका हमें मार्गदर्शन प्राप्त होगा। आदरणीय ज्योत्सना तिवारी मैडम। आप सभी को मेरा प्रणाम। पिछले 2 दिनों में महामना के जीवन से जुड़े अनेकों संदर्भों की चर्चा हुई। खासकर आज के परिप्रेक्ष्य में अनेकों पक्ष सामने आए। महात्मा का व्यक्तित्व ही कुछ ऐसा था, जीवन या समाज का कोई भी पक्ष उनसे अछूता नहीं रहा। चाहे वो शिक्षा हो, भाषा हो, लॉ हो, भारतीय परंपराएं हो या कि समाज सुधार, अनेकों पक्ष उनके कार्य से जुड़े हुए हैं। ऐसे में गंगा कैसे अछूती रहती। मालवीय जी को गंगा से विशेष स्नेह था और कैसे न होता। गंगा कोई ऐसी वैसी नदी तो है नहीं, कोई साधारण नदी नहीं है। गंगा की तो महिमा ही ऐसी है कि किसी को भी उससे लगाव हो जाएगा, क्योंकि वह हमारे लोक का अभिन्न अंग है। गंगा स्वयं में भारतीय सनातन सभ्यता और संस्कृति का इतिहास प्रतीक है, जो अविरल रहा है और कभी नहीं रुकेगा। ऐसी अखंड परंपरा को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए उसे स्वच्छ रखना अत्यंत आवश्यक है। यह हम सभी को ज्ञात है। उसकी अविरलता बनी रहे, यह मानवता के लिए भी अत्यंत आवश्यक है। महामना का अविरल गंगा के लिए योगदान आज के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण प्रसंग है। 1914 से 1916 में ब्रिटिश सरकार के लिए किए जाने वाले गंगा एग्रीमेंट में और उसके लिए उसकी जो बहस उन्होंने की थी और जो अपने पक्ष को रखा था, जिससे कि गंगा ही नहीं बल्कि उसके साथ ही जुड़े अनेकों लोगों और आने वाली पीढ़ियों के साथ होने वाले अन्याय का उन्होंने किस प्रकार विरोध किया और अंततः सफल हुए, ये हम सब जानते हैं और हम महामना के लिए उसके ऋणी भी हैं। महामना को यह ज्ञात था कि यदि गंगा को अपने प्राकृतिक प्रवाह से जरा भी डाइवर्ट किया गया तो परिणाम सही नहीं होंगे। आज हम जिन परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं उसके लिए कहीं न कहीं मानव का लोभ छुपा है, जिसके कारण मानवता पर आघात हुआ है। वेदों के काल से लेकर महामना ने और बाद में गांधी जी ने भी अनेकों बार यह चेतावनी दी कि प्रकृति के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करें, उसके साथ वो हमें सब कुछ देती है, हम उसका कभी भी लोभ ना करें। प्रकृति का संरक्षण हमारी सनातन संस्कृति का हिस्सा रही है। हम आज भी पंच तत्वों पृथ्वी, आकाश, जल, वायु और अग्नि सभी के प्रति उतने ही निर्भर हैं जितने कि मानवता के आरंभ में थे। मानवता के शुरुआत से ही हमें इन पर ही निर्भर रहना पड़ा। हमारी हर आवश्यकता प्रकृति से पोषित होती है और उसी प्रकृति का हमने बार बार अनादर किया, उस पर आघात किया। आज परिणाम हमारे सामने है। गंगा तो पवित्र थी और सदा पवित्र रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं, परंतु क्या उसे स्वच्छ रखना केवल शासन का कार्य है? क्या यह हर व्यक्ति का दायित्व नहीं जिसका अस्तित्व मात्र गंगा पर निर्भर है, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से? क्या यह हर व्यक्ति का कर्तव्य नहीं कि वह प्रकृति का संरक्षण प्रदान करे, विशेषकर नदियों और महानदियों को जो हर दिन पूजनीय है? हम कहते हैं कि यदि जान है तो जहान है, और यह भी सही है कि जल है तो जीवन है। ऐसे में पर्यावरण का विशेष रूप से ध्यान रखना आज हर व्यक्ति का कर्तव्य है। हम सभी यह भी जानते हैं कि विश्व की कोई भी सभ्यता या संस्कृति किसी न किसी नदी के साथ विकसित हुई। उनमें से अधिकतर सभ्यताएं किसी न किसी कालखंड में विलीन हो गईं। गंगा एक ऐसी नदी है जो नदियों में महान नदी है, जिसके साथ विकसित हुई सभ्यता सनातन धर्म आज भी अनवरत धारा उसकी प्रवाहित हो रही है कई युगों से। जैसा कि मैंने पहले कहा, गंगा पवित्र है। पवित्रता अमूर्त होती है और स्वच्छता मूर्त, दोनों में फर्क है। स्वच्छता संरक्षण का एक माध्यम है,
और आज हमें विचार करना है कि कौन से वे मूल्य हैं जिनका पालन करके हमें गंगा को संरक्षित रखना है, या कि हर नदी को। अरबों की लागत भी इसे स्वच्छ रखने के लिए कम होगी और व्यर्थ जाएगी और जाती रही है। हर व्यक्ति के मन में जब तक यह दीपक नहीं जलेगा कि उसे संरक्षण प्रदान करना है, तब तक कुछ भी संभव नहीं, क्योंकि लोक भावना और परंपरा हमारी संस्कृति को जीवित रखती है और रखती रहेगी, न कि चुनी हुई सरकार या शासन। शासन का कार्य है लोगों में वापस उस भावना को जगाना जिससे गंगा का प्रदूषण न हो और उसका संरक्षण हो। लोगों को उसे प्रदूषित करने से रोकना। शासन को यह ज्ञात है कि प्रदूषण के क्या कारण है और उनका निदान क्या है, परंतु जब तक हर व्यक्ति इस संरक्षण में अपना योगदान नहीं देगा, कोई भी ऐसा कार्य नहीं करेगा जो विकास के नाम पर गंगा को क्षति पहुंचाए, तब तक यह संभव नहीं होगा। आज हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात करते हैं, परंतु बल केवल डेवलपमेंट पर होता है और सस्टेनेबिलिटी कहीं खो जाती है। आज जिससे आने वाले समय का एग्जिस्टेंस निर्भर करता है, ऐसी सस्टेनेबिलिटी पर विचार करने की आवश्यकता है कि हम कोई भी ऐसे कदम न उठाएं जिससे भविष्य में कोई खतरा हो या गंगा के ऊपर निर्भर करने वाले लोगों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना करना पड़े। आज वो समय है कि हमें महामना के द्वारा दिए गए हर मानव मूल्य का पालन करने की आवश्यकता है। मन की, आत्मा की, आसपास के वातावरण की, सभी को स्वच्छ रखने की, पर्यावरण का संरक्षण करने की और स्वस्थ रहने की हम सभी को कोशिश करनी होगी। धन्यवाद मैडम, आपके व्याख्यान से हमें पर्यावरण और भारतीय चिंतन और महामना के दृष्टि का एक संश्लेषित रूप समझ में आया। आदरणीय आचार्य प्रोफेसर ज्योत्सना तिवारी मैडम जी के प्रति व्यक्त करता हूँ। महामना मालवीय मिशन काशी हिंदू विश्वविद्यालय आप सभी वक्ताओं के प्रति कृतज्ञ है कि आपने अपने अमूल्य समय में से समय निकाल के हमारे प्रतिभागियों को लाभान्वित किया है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।